हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक से जिसका नाम है रिएक्शन विथ बेसिस। बेसिस क्या होते हैं ये आज हम देखेंगे। इनसे किस किस तरह की रिएक्शन की जाती हैं वो देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं वो देखेंगे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या यूज़ होता है ये देखेंगे। ओके, सो हम चालू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जो है रिएक्शन विद बेसिस। इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ डिफरेंट टाइप्स देखा था, या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखा था। तो इसमें पहला रिएक्शन था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमने कल देखा था। आज थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो पहली बात, ऑक्सीजन के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो उसका एग्जांपल आपने देखा है क्या? जब लोहे में जंग लग जाती, रेड कलर की जो जंग होती है वो लग जाती है, ठीक है। तो इस जंग को हमने पानी में डालकर लिटमस पेपर से टेस्ट किया था। तो ये जंग जो है वो लिटमस पेपर कौन से कलर का हो गया था? जो रेड लिटमस था वो ब्लू कलर का हो गया था। ये क्या डिनोट करता है कि जो ये मेटल का ऑक्साइड था यानी आयरन ऑक्साइड जो बन रहा था उस जंग में, जो आयरन ऑक्साइड बन रहा था वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे वाटर के साथ रिएक्शन में क्या होता है। तो वाटर के साथ रिएक्शन में हमने क्या देखा था सॉरी, वाटर के साथ अगर हम मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं तो जैसे सोडियम जो नॉन मेटल है उसका रिएक्शन जब हमने वाटर के साथ कराया था तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। एक्सोथर्मिक मतलब हीट और एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल रही थी। ये देखिए जैसे जल रहा हो। ओके, तो सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है यानी मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। ओके, अब एसिड्स के साथ रिएक्शन कैसे हुआ था? मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होता, बट जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या होता है वो हम देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन जो था उसको हमने एसिड्स में डाला था, ठीक है। तो हमने क्या देखा था इस एक्सपेरिमेंट में कि हाइड्रोजन बनती, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस, एक पॉप साउंड के साथ। ओके, आज हम देखेंगे रिएक्शन विद बेसिस, यानी जब मेटल्स और नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। बेस क्या होते हैं? बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो होते हैं बेस, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं या ले लेते हैं, ठीक है। तो 4.7 एक्टिविटी देखते हैं। 4.7 एक्टिविटी में क्या बोल रहा है? प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? चूने का पानी, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लीजिए टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। 5 ml वाटर होना चाहिए उस सॉल्यूशन में। एक एल्युमिनियम फॉयल का जो टुकड़ा है वो उसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद माचिस का जो जलती हुई माचिस की जो कढ़ाई है वो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने ये एल्युमिनियम का फॉयल डाला हुआ है, एल्युमिनियम फॉयल जिस टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है उस टेस्ट ट्यूब में आपने चूना भी घोल के रखा था, चूने का पानी मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने क्या डाला था? 5 ml वाटर मिलाया था, तो वो चूने का पानी बन गया। फिर उस पर डाल दिया आपने एल्युमिनियम फॉयल थोड़ा सा। फिर आप जलती हुई माचिस की कढ़ाई को उसके ऊपर रख दीजिए। आप क्या देखेंगे कि जो माचिस की कढ़ाई है वो बुझ जाएगी,
ठीक है, वो जलेगी नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ वाटर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, आपको पता है, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। तो वो जो आग आपने माचिस की तीली जलती हुई लाई पास में, तो वो बुझ इसलिए गई क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको बुझा दिया। ठीक है। What does the pop sound indicate? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. जब मेटल्स का रिएक्शन करवा रहे थे किससे? एसिड से, तो जो पॉप साउंड आया था वो हाइड्रोजन गैस का था। लेकिन यहाँ पर जो पॉप साउंड आ रहा है वो काहे का है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को उसकी पोजीशन से हटा देना या डिस्प्लेस कर देना। जैसे आप अगर क्लास में फर्स्ट आते हो, कोई सेकंड आता है, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम है अमन, दूसरे लड़के का नाम है गीत। ठीक है, तो जो अमन है वो फर्स्ट आता है, गीत सेकंड आता है। तो अगली बार गीत ने और ज़्यादा पढ़ाई की और गीत फर्स्ट आ गया। ठीक है, यानी गीत ने अमन को रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, या हटा देता है। ठीक है, अब इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, वो हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 100 ml के 5 बीकर लेने हैं, उनको लिख देना है ABCD और E, जैसे नीचे लिखा हुआ है। 2 ब्लू हैं, एक वाइट है, एक येलो है और एक और वाइट है या ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो 5 बीकर हैं ABCD और E। लगभग 50-50 ml वाटर हर बीकर में डाल देना है। कितना डालना है? 50 ml वाटर। ठीक है, अब कुछ सब्सटेंसेस दिए जाएंगे। 1 चम्मच हर सब्सटेंस को हर एक बीकर में डाल देना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बीकर को छोड़ देना है। पहले में क्या डाला गया है? ZnSO4 डाला गया है। ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट डाला गया है। ठीक है, 50 ml पानी के साथ मिला दिया गया। अगले में क्या डाला गया है? आयरन सल्फेट डाला गया है, वो भी 50 ml पानी के साथ मिला दिया गया। ठीक है, पहले में जिंक सल्फेट, दूसरे में आयरन सल्फेट। ओके, तीसरे में क्या डाला गया है? सॉरी, मैंने थोड़ा सा ये गड़बड़ बता दिया। पहले बीकर में डाला गया है कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्यूल्स। एक बार और एक्टिविटी को रिपीट करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से पढ़ने में। देखिए, 5 बीकर लेने हैं, पांचों को ABCD और E मार्क कर देना है। हर एक बीकर में 50 ml पानी डाल देना है। फिर एक एक चम्मच क्या क्या डालना है? 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है बीकर A में, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है बीकर B में, 1 चम्मच जिंक सल्फेट डालना है बीकर C में, 1 चम्मच जिंक आयरन सल्फेट डालना है बीकर D में, और 1 चम्मच जिंक सल्फेट डालना है किसमें? बीकर E में। ठीक है, बीकर A में क्या डालना है? कॉपर सल्फेट के साथ थोड़े से जिंक के टुकड़े डाल देने। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ बीकर A में क्या डालना है? जिंक के टुकड़े। बी में क्या? कॉपर सल्फेट के साथ थोड़ा सा आयरन के टुकड़े डाल देने हैं। बी में क्या डालना है? कॉपर सल्फेट के साथ आयरन के टुकड़े। बीकर सी में क्या डालना है? जिंक सल्फेट के साथ कॉपर के टुकड़े। क्या डालना है? जिंक सल्फेट के साथ कॉपर के टुकड़े। बीकर डी में डालना है आयरन सल्फेट के साथ कॉपर के टुकड़े। बीकर ई में डालना है जिंक सल्फेट के साथ आयरन का कीला या आयरन की नेल, नेल यानी कील, कील होती। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं तो क्या रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पाया कि बीकर ए में जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है। क्या लिया था हमने? कॉपर सल्फेट लिया था बीकर ए में। देखिए क्या लिखा हुआ है? कॉपर सल्फेट, और जिंक के कुछ टुकड़े डाले थे। तो जिंक जो है वो कॉपर को सल्फेट से अलग कर देता है, यानी जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। क्यों?
क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसीलिए कॉपर को वो हटा देता है। या ऐसा मैं बोलूँ जिंक ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से, इसीलिए वो कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है, तो बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। बीकर बी में क्या होता है, पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है, बीकर बी में जो आयरन होता है, आयरन भी कॉपर सल्फेट को हटा देता है, तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर निकल जाता है। क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट और FeSO4 बन जाता है और कॉपर निकल जाता है। तीसरे बीकर में क्या होता है कि जिंक सल्फेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जिंक सल्फेट। तो जिंक तो ऑलरेडी पावरफुल होता है कॉपर से, तो कॉपर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, यानी जिंक सल्फेट एज इट इज रहता है, जिंक सल्फेट ही रहता है। ठीक है, अगला है बीकर डी। बीकर डी में आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग है, तो आयरन सल्फेट जो होता है उससे कॉपर रिएक्ट कर लेता है, कॉपर आयरन को हटा देता है, कॉपर आयरन को हटा देता है। ठीक है, कॉपर क्या करता है, आयरन को हटा देता है और कॉपर सल्फेट बना लेता है और आयरन बाहर निकल जाता है। ठीक है, और बीकर ई में जिंक सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जिंक सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जिंक ज़्यादा पावरफुल है आयरन से। तो अब एक बार यहाँ पर देखते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। तो यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कॉम्पाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। पानी वाले सॉल्यूशन में एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों, क्योंकि एक मेटल ताकतवर होता है, दूसरा मेटल कमज़ोर होता है, तो ताकतवर कमज़ोर को हटा देता है। तो इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर। बीकर ए में जिंक जो है वो कॉपर को हटा देता है और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट। ठीक है, that is why blue color of the copper sulfate disappear and a powdery red mass of the copper is deposited at the bottom of the beaker. This reaction can be represented as copper sulfate plus zinc equals to zinc sulfate plus copper. कॉपर निकल गया रेड कलर का। ठीक है, फिर क्या हुआ, there would have been displacement of zinc by copper in beaker C. जस्ट उल्टा हुआ, किसमें, बीकर सी में। जिंक ने फिर से कॉपर को हटा दिया। ठीक है, सिमिलरली आयरन कुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर के द्वारा नहीं हटाया गया क्योंकि कॉपर ज़्यादा पावरफुल है आयरन से। ठीक है, सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी वी इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस जिंक। कोई चेंज नहीं दिखा बीकर सी में, उससे हमें पता चलता है कि कॉपर जो है वो जिंक को नहीं हटा पाया। ठीक है, पर क्यों, when zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? सीधी सीधी बात है कि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल होता है, बस। ठीक है, सॉरी, ये मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। अब हम देख लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ मेटल यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ नॉन मेटल यूज़ होते हैं। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers. आप आसानी से सोच सकते होंगे कि मशीन बनाने में, ऑटोमोबाइल बनाने में, एयरप्लेन बनाने में, ट्रेन बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल बनाने में, वाटर बॉयलर बनाने में मेटल्स का क्या यूज़ होता है। आपको पता है क्या यूज़ होता है, क्योंकि मेटल्स हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मजबूत होते हैं, लश्चरस होते हैं, सोनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, और मेलिएबल होते हैं, तो इसीलिए मेटल्स का यूज़ किया जाता है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल की यूजेस भी आप जानते हैं, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक कितना यूज़फुल नॉन मेटल है ना। तो पहले हम देख लेते हैं नॉन मेटल क्यों एसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है नॉन मेटल। नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। नॉन मेटल क्यों ज़रूरी है, हमें ज़िंदा रखने के लिए।
नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब नॉन मेटल का एक एग्जांपल है कार्बन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। नॉन मेटल का एक एग्जांपल है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी को ज़िंदा रखने का काम आता है, इसलिए ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो हमें ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। ठीक है, नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब कुछ नॉन मेटल होते हैं जैसे नाइट्रोजन, वो पेड़ों को बढ़ाने का काम करते हैं, फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी मदद से पेड़ जो है वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए नॉन मेटल्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। अब नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। आरओ जो होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो घर पे आरओ लगे रहते हैं, उसमें नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल जो होता है वो एक पर्पल कलर के सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है जिसका नाम है टिंचर, अल्कोहल के फॉर्म